हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं गति चैप्टर के बारे में। ठीक है, गति के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, गति मतलब मोशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो लुसेंट का ये सेकंड चैप्टर हमारा है, वो है गति। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो होता है ना, दो टाइप होता है। एक अदिश राशि होता है, ठीक है, और एक होता है सदिश राशि। ठीक, एक होता है सदिश राशि, यहाँ पे सदिश राशि होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें से कि अदिश राशि क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैश्विक भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। ठीक है, जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विभव आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है सदिश राशि। ठीक, इसमें देखिए एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। जो ये विद्युत धारा का ये दिया हुआ है ना, ये विद्युत धारा का जो दिया हुआ है, ये करंट, ताप और दाब, ये सभी अदिश राशि हैं। ठीक है, नोट में जो दिया हुआ है लुसेंट का, ये सब क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। अब आगे देखिए सदिश राशि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। दोस्तों, सदिश राशि और अदिश राशि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा इसमें से स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा इसमें से वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, सदिश राशि जो है वो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्रीय, चुंबकीय क्षेत्रीय क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। अब देखिए इसमें एग्जाम में कैसे फ्रेम होगा, जैसे दे देगा आपको कि अदिश राशि क्या है, या जैसे कि आपको दे देगा द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि। तो इसमें आपको द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आपका अदिश राशि हो जाएगा, मतलब स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। आगे देखिए जो फैक्ट है, मैं इसमें फैक्ट को ही देख रहा हूँ और फैक्ट को ही रिवाइज करा रहा हूँ कि इसमें से ये हो जाएगा दूरी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने देख लिया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब दूरी क्या हो जाएगा? किसी दिए गए अंतराल में वस्तु द्वारा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? दूरी क्या हो जाएगा? किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या लंबाई क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या लंबाई, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दूरी। ठीक है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों, दूरी में कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कहीं भी अगर हम कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ना कि नेगेटिव। ठीक है, तो दूरी ये हो जाएगा। दूरी के बाद हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन आपका क्या हो गया? विस्थापन आपका हो गया एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जो होता है ना, वो हमेशा आपको पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर शून्य हो सकता है। ये एग्जाम में आ सकता है कि विस्थापन जो होता है ना, वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो विस्थापन के बारे में आपको पता रखना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर जो है हम देखेंगे चाल के बारे में। चाल क्या होता है? किसी भी चीज़ का चाल, आपने, ये तो बेसिक चीज़ है। चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये एक अदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? SI, मात्रक मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखिए इसमें से ये एग्ज़ाम में पूछा है, ये जो है एग्ज़ाम में पूछा है कि यदि किसी वस्तु की दूरी V1 है और दूसरा का क्या V2 है, तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 2V1 इंटू V2 अपन V1 प्लस V2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है। और जो औसत चाल होता है वो V1 प्लस V2 अपन 2 होता है। तो इसमें V1 V2 क्या हो जाएगा? V1 V2 इसमें आपका प्रारंभिक चाल हो जाएगा और अंतिम चाल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें से आप जो है, जैसे ये आपका हो गया है, हमें बताना वेग के बारे में। अब हम देखेंगे वेग को, जो होता है ना इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को क्या बोलते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को
विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, यदि वस्तु की दर को यहाँ निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड करते हैं। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। दोस्तों देखिए, इसमें से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो वेलोसिटी होता है ना, वो चाल जो होता है स्पीड वो अलग है और वेलोसिटी अलग हो जाएगा। वेलोसिटी आपका विस्थापन का रेट होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और स्पीड में ऐसा नहीं होता है, स्पीड में डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब जो होता है एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब देखिए यहाँ जो है ना, ये एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, त्वरण। आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा त्वरण के बारे में। एक्सीलरेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, त्वरण कहते हो। ओके, अब आगे देखिए, आगे इसके आगे फिर क्या है, त्वरण एक होता है ये चीज़ आपको नोट में याद रखना है। नोट में आपको ये चीज़ें याद रखना है कि वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, वेग जब होता है कांस्टेंट तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं आता लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है तो क्षैतिज अथवा उदग्र दो पिंड की ऐसी गति को हम प्रेक्ष गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, ये वक्र पथ पर गति करता है। किस पे गति करता है, वक्र पथ पर, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका आ सकता है धनुष से छोटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम। ठीक, आगे बताता हूँ आपको, इसमें यही तक प्रोजेक्टाइल का, आगे देखते हैं। तोप से छोटा हुआ गोला, ठीक है, तोप से छोटा हुआ गोला। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष गति। क्या होता है आपका, ये गति आपका यहाँ पे एक द्विविमीय गति होता है, अर्थात एक सेकंड में समतल गति में होती है। अच्छा, ब्रेक को अधिकतम दूरी फेंकने के लिए देखिए ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। अगर कोई भी चीज़ का जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है तो वो अधिकतम कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में तय की दूरी को हम पारस कहते हैं, परास कहते हैं, और थीटा 90 डिग्री में दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आगे वृत्तीय गति के बारे में हम पढ़ेंगे। वृत्तीय गति के बारे में आपको पता होगा पहले से। वृत्तीय गति क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। क्या होता है, सर्कुलर मोशन। जब कोई भी वस्तु किसी भी वृत्ताकार पथ पर गमन करती है जैसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। जब एक समान चाल से गति करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति होता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। ठीक है, त्वरण की दिशा लंबवत होती है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, डोरी से बंधे हुए पत्थर को एक वृत्त से घुमाया जाता है, घुमाने पर टूट जाता है तो इसको हम क्या हो जाता है, ये स्पर्श रेखित उड़ जाता है। ठीक है, पत्थर को तेज से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाने के साथ डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखित उड़ जाता है। ठीक है, कोणीय वेग पता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग जो होता है एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई भी वस्तु किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो एक कोण बनाती है। ठीक है, तो उसी को हम कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग का ये फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, कोणीय वेग का फॉर्मूला आप हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी हो जाएगा, ओमेगा 2πn हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। ठीक है, टी आपका हो जाएगा। ओके, ठीक। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या हो जाएगा, रेखीय चाल क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे मैं टिक मार दे रहा हूँ। रेखीय चाल ये हो गया, रेखीय चाल इक्वल टू कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। ठीक, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेखीय चाल आपका हो गया।
कोणीय इंटू त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का प्रथम गति। तो न्यूटन का प्रथम गति क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम गति यहाँ पे ये बोलता है कि न्यूटन जी ने दिया था प्रथम गति। ये बोलता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी, और एक समान चाल से चल रही है तो उसी में रहना चाहिए। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करते। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉ हो जाएगा। ठीक है, प्रथम लॉ। तो प्रथम लॉ को हम गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैलीलियो लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति अवस्था में प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व बल की परिभाषा मिलती है। अब बल की परिभाषा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन की चेष्टा करता है। देखिए दोस्तों, बल जो होता है हमेशा एक सदिश राशि होता है। ठीक है, सदिश राशि, ऐसा ही मात्र इसका न्यूटन होता है। ठीक, जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं आपका ठहरी हुई मोटर रेलगाड़ी का। ठीक है, अचानक चल जाना, उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना, चलती हुई मोटर गाड़ी का अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाना। ठीक है, कंबल को हाथ से पकड़कर डरने से धूल निकलना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा? वेग इंटू द्रव्यमान, वेग इंटू द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का दूसरा गति क्या हो जाएगा? न्यूटन का दूसरा गति आपका हो जाएगा किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर वस्तु का आरोपित समानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेटिव गति का नियम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपका हो गया न्यूटन का दूसरा गति का नियम। यहाँ तक आया होगा आई थिंक आपको समझ में। देखिए, ये स्प्रिंग का जो है ना फोर्स होता है, एग्जाम में आ सकता है F=kx, स्प्रिंग का फोर्स। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। आगे न्यूटन का तृतीय गति का नियम क्या हो जाएगा? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बंदूक से गोली लगने पर चलने पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर पीछे की ओर हट जाना रॉकेट को उड़ाने में। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर आपका इम्पल्स क्या हो जाएगा? आवेग आपका हो जाएगा बल गुना समय का अंतराल, समय में परिवर्तन आवेग। ठीक है, ये हो गया। अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई भी वस्तु जो होता है ना, कोई भी वस्तु जब कोई वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त केंद्र की ओर लगता है, इसी को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो F = क्या हो जाएगा? mv²/r होता है। ठीक, ये याद रखना। अब केंद्रीय बल का उदाहरण क्या हो जाएगा? अब केंद्रीय बल का उदाहरण हो जाएगा परिकेंद्रीय बल के विरुद्ध दिशा में लगता है कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी इम्पोर्टेंट, मान ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उत्तर लोलक भी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आता है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसमें से आगे कुछ वैसा नहीं है। घर्षण के प्रकार देखिए दोस्तों, घर्षण के प्रकार को जानना जरूरी है। एक होता है स्टैटिक वाला, ये स्थैनिक घर्षण। दूसरा सीमांत, सरकने की अवस्था में होता है। तीसरा होता है ये सर्पी घर्षण। ठीक है, पिंड की आनत ताल पर फिसलने की अवस्था में। एक होता है लॉक्टिक घर्षण। तो सबसे ज़्यादा मान किसका होता है? स्थितिक का, फिर गतिज का, देन लॉक्टिक का। ठीक है, लोटनिक घर्षण का। इसको ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, F μ/r, U = F/r। ठीक है, घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक मात्रकहीन विमाहीन राशि है। ठीक है, इसको भी याद रखें। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये गति चैप्टर मैंने यहाँ से आपको कवर करवाया है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा, इसके आगे का टॉपिक लेके आऊँगा, तो आई होप कि आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।